इस शब्द से ही हमें क्लियर हो रहा है कि स्कॉटिश का मतलब ये ऐसे लोग हैं जो स्कॉटलैंड से आते होंगे। ठीक है, ये ऐसे लोग होंगे जो कहाँ से आते होंगे, स्कॉटलैंड से। अब चौसरियंस का मतलब क्या है। अब हम सबको पता है कि इंग्लिश में जो सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो पोएट हैं वो है जोफ्री चौसर। ठीक है, जैसा हमें पता है कि जोफ्री चौसर तो अब जोफ्री चौसर को जो मानने वाले थे, उनको फॉलो करने वाले थे, उनकी एक तरह से इमिटेट, मतलब उनकी एक तरह से नकल, उनकी राइटिंग स्टाइल का जो नकल करने वाले लोग थे, पोएट थे जो स्कॉटलैंड के थे। अर्थात ये ऐसे पोएट थे जो स्कॉटलैंड के थे और अपनी राइटिंग में वो जोफ्री चौसर को आइडल मान करके उनकी कॉपी करते थे। ठीक है, और ऐसी कॉपी नहीं थी कि डायरेक्टली नकल कर लेते थे पूरी तरह से ना। ये ऐसे पोएट थे जो कॉपी तो करते थे, डेफिनेटली इमिटेट जोफ्री चौसर को ये इमिटेट करते थे, कंफर्म है ये। ठीक है, बट इनमें कुछ स्कॉटलैंड से रिलेटेड या इनकी खुद की जो नेशनल आइडेंटिटी थी या इनकी जो खुद की पहचान थी, ओरिजिनलिटी इनके राइटिंग में मिलती है, साफ तौर पे मिलती है। तो ऐसा हम ये नहीं बोल सकते स्कॉटिश चौसरियंस ऐसे पोएट थे जो टोटली कॉपी करते थे या नकल करते थे जोफ्री चौसर का। नहीं, ये ऐसे पोएट थे जो कॉपी तो करते थे, एज अ पोएट इंस्पिरेशन लेते थे जोफ्री चौसर से, बट ये पोएट खुद भी क्रिएटिव थे एकदम, टोटल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ स्कॉटलैंड के जो अर्लीस्ट पोएट हैं उनमें इनकी गिनती होती है। तो फिर तो एक्चुअली द स्कॉटिश चौसरियन, इन्हें कुछ लोग मकार्स ये भी कहते हैं, मकार्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो एक्चुअली द स्कॉटिश चौसरियंस ऑफन कॉल्ड द मकार्स आर एक्चुअली ए ग्रुप ऑफ 15th and 16th century poets who wrote under the great influence of Geoffrey Chaucer. तो ये 15वीं 16वीं शताब्दी के ये ऐसे पोएट थे जो जोफ्री चौसर के इन्फ्लुएंस में राइटिंग करते थे। ठीक है, अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती, इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दैट while they are imitated, actually while they imitated Geoffrey Chaucer, और जोफ्री चौसर की क्या ये कॉपी करते थे, सच एज फॉर्म्स, और उनकी फॉर्म्स, राइटिंग फॉर्म में सबसे स्पेशलिटी क्या थी उनकी, राइम रॉयल स्टेंजा। तो राइम रॉयल स्टेंजा को वो क्या करते थे, उनकी फॉर्म्स को कॉपी करते थे, बट दे आर ओरिजिनल एंड विविड इन देयर राइटिंग्स। अब इंग्लिश चौसरियंस जो थे ना, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इंग्लिश चौसरियन को उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट जो इंग्लिश चौसरियंस थे वो ज़्यादातर वो रिपीटेटिव थे और कॉपी करते थे जोफ्री चौसर्स का ब्लाइंडली, बट स्कॉटिश चौसरियंस आर नॉट लाइक देम। तो अनलाइक इंग्लिश चौसरियन हु आर ऑफन रिपीटेटिव, जो इंग्लिश चौसरियन थे वो ज़्यादातर क्या थे, रिपीटेटिव थे अपनी राइटिंग्स में, बट द स्कॉटिश चौसरियंस जो थे वो दे आर एडेड अ डिस्टिंक्ट नेशनल आइडेंटिटी। तो उन्होंने अपनी देश की राष्ट्रीय जो पहचान थी उसको उसमें ऐड किया। एंड ड्रग लैंडस्केप आल्सो दे एडेड इन देयर राइटिंग्स एंड अ मोर ऑरिएट स्टाइल। ऑरिएट मीन्स एलिवेटेड, मतलब बहुत सुसज्जित, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज को उन्होंने स्टाइल किया। हालांकि सभी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते थे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन यूज करते थे। एंड दे एडॉप्टेड चौसर्स ड्रीम एलिगरीज। तो बेसिकली हमें रिमेंबर रखना है कि वो जोफ्री चौसर को किन मामलों में कॉपी करते थे, इमिटेट करते थे, और क्या उनकी स्पेशलिटीज़ थी। तो पहली चीज़ तो वो क्या करते थे, वो राइम रॉयल जो कि जोफ्री चौसर ने उसको इन्वेंट किया था। तो राइम रॉयल को क्या करते थे, दे इमिटेट राइम रॉयल्स। ठीक है, और क्या, ड्रीम एलिगरीज को। ठीक है, और स्पेशलिटी उनकी थी कोर्टली रोमांस। ठीक है, तो दीज आर द 3 or 4 थिंग्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर
what are the actual specialties of the Scottish Chaucerians, or we can say what is the major characteristic of Scottish Chaucerians. तो पहली चीज़ तो क्या थी, दे यूज राइम रोल स्टेंजा एंड ड्रीम एलेगरीज, courtly रोमांस. ओके, तो की करेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी. पहली चीज़ तो इन्होंने ये जो यूज करते थे लैंग्वेज, वो मिडिल स्कॉटलैंड, जो मिडिल स्कॉटलैंड है वो वहाँ पे जो यूज होती थी लैंग्वेज दैट दे यूज, और उसी को हम नदर्न डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश बोलते हैं. टेक्निक उनकी क्या थी, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, दे परफेक्ट द राइम रोल स्टेंजा. इट मीन्स दे यूज्ड द राइम रोल स्टेंजा. अब राइम रोल स्टेंजा क्या होती है, ये 7 लाइन की स्टेंजा होती है, मतलब a poem which is divided into 7 line stanza, और उसकी राइमिंग क्या होती थी, ए बी सी सी. ठीक है, तो पहली लाइन ए बी, फिर उस ए बी 4 लाइन्स हो गई, और देन फिर उसके बाद बी सी सी. ठीक है, तो 4 and 3 7 लाइन स्टेंजा. एंड थीम्स क्या थी, दे कंबाइंड medieval allegory with the realistic description of nature and harsh Scottish weather. हम सबको पता है कि जो स्कॉटलैंड है वो लगभग आर्कटिक्स, जो ये सर्किल है उसके पास में है. एंड हम सबको पता है कि वेदर यहाँ का बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे एकदम. ठीक है, तो जैसा कि हम सबको पता है कि आर्कटिक सर्किल के पास की जितनी भी जगह हैं वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है. सो उन्होंने उसका भी जिक्र किया, द स्कॉटिश वेदर. ठीक है, हार्श कठोर जो वेदर है वहाँ की, उसको भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपने राइटिंग्स में. हाँ ठीक है, बट इन रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन, वो रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा चढ़ा के बातें है वो नई राइटिंग में अपनी इंक्लूड किए थे. अब इनमें कौन कौन से मेजर फिगर्स है, कौन कौन से मेजर पोइट्स हैं, और उनकी क्या क्या उनकी मेजर रचनाएं हैं. तो उनमें हम लोग में पहले जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस है जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड. ही वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, जेम्स फर्स्ट. और इनकी जो सबसे फेमस रचना है द किंग्स स्क्वायर, और which means in English the King's Book. और एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एलिगरी है. अब इसमें एलिगरी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल क्या होगा हम लेटर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, जब हम टर्म्स को डिस्क्राइब करेंगे. जब हम टर्म्स को डिस्कस करेंगे देन वी विल डिस्कस देम इन सेपरेट वीडियोज़. तो अब बेसिकली ऐसे समझ लेते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे समझ लेते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल थोड़ी सी समझ लेते हैं. अब यहाँ पे ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो का मीन्स होता है लाइफ, एंड ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, एंड ये लास्ट में जोड़ा जाता है टू मेक वर्ड एडजेक्टिव. अब ये सारे एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये सब ग्रामर की चीज़ें हैं, वो हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे. बट ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है कि जिसमें उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें शामिल होंगी. अब पूरी इसलिए हमने नहीं बोला क्योंकि इसके आगे यहाँ पे लगा हुआ है सेमी. ऑटोबायोग्राफी का मतलब ही होता है कि आत्मकथा, जिसमें एक व्यक्ति अपनी लाइफ के बारे में स्वयं लिखता है. यहाँ पे है ना, ऑटो मतलब सेल्फ, स्वयं अपने लाइफ के बारे में क्या करता है, ग्राफेन से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है टू राइट. तो जब स्वयं हम राइट करते हैं अपनी लाइफ के बारे में तो उससे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी. अब यहाँ सेमी शब्द जुड़ा हुआ है. अब इसे प्रीफिक्स है, सफिक्स है, वो बाद में हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे. वन बाय वन एवरीथिंग which is related to English language or literature or grammar, it doesn't matter. So this is the channel in which we make simple related to English language. ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग.
It is believed that rhyme royal got its name because it was used by this royal poet. अब इस ऐसा भी माना जाता है कि इसे राइम रॉयल स्टेंजा क्यों बोलते हैं, क्योंकि रॉयल पोएट ने इसे इसका यूज़ किया था और इसे फेमस किया था, और वो कौन थे? जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, तो दूसरा है रॉबर्ट हैंडरसन। इनकी जो फेमस रचना है द टेस्टामेंट ऑफ क्रिसीड। ठीक है, थर्ड जो है वो है विलियम डनबर द थेसल एंड द रोज। अब अच्छा, इसके बारे में एक पॉइंट याद रखने वाली है कि ये कोर्टली एलिगरी है, सेलिब्रेट द मैरिज ऑफ जेम्स फोर्ड, और उनकी जो शादी हुई थी मार्गरेट ट्यूडर से। ठीक है, और आल्सो रोड द फेमस, ये भी याद रखने की जरूरत, इन्होंने एक एल्जी भी लिखी थी, लेमेंट फॉर द मकारिस। और हम सबको पता है मकारिस कौन है? द स्कॉटिश चॉसरियंस। गेविन डगलस एनिडोस, द फर्स्ट फुल ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनीड इनटू द एनी एंग्लिक लैंग्वेज। अब देखो यार, इंग्लिश का मतलब होता है कि अब मोटी मोटा समझ लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज, या ऐसे समझिए जो लैंग्वेज यूज होती है ब्रिटेन में या उसके आसपास के रीजन में, और known for his realistic nature prologue, मतलब नहीं है। सर डेविड लिंडसे, एनी प्लेजेंट स्टायर ऑफ द थायरी स्टैटिस, ये एक मोरालिटी प्ले है दैट सेटराइज द करप्शन इन द चर्च एंड स्टेट। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने केवल नेचर या अदर बातें की हैं, कुछ लोग उस समय की जो करप्ट चीज़ें थी, ऐसा नहीं कि चर्च और स्टेट में करप्शन नहीं होता। करप्शन समटाइम्स, सम फिलोसोफर सेज दैट करप्शन इज अ ह्यूमन नेचर, तो करप्शन हर जगह होती है। तो चर्च और स्टेट में जो करप्शन थी उसको उन्होंने क्या किया था? सेटराइज किया था। ठीक है, अब ये इतना स्कॉटिश चॉसरियंस के बारे में बेसिक्स बातें हो गई। अब आते हैं क्रोनोलॉजी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में पूछ लिए जाते हैं। तो हम सबको पता है जेम्स फर्स्ट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे रॉबर्ट हैंडरसन, ये उनकी कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कब पैदा हुए थे, कब मरे थे, एंड सी का मतलब होता है लगभग। ठीक है, तो अब आते हैं कैसे याद रखेंगे इनकी क्रोनोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा जस्ट हैव डिनर डेली, जस्ट हैव डिनर डेली। ठीक है, तो जस्ट हैव डिनर डेली, तो स्कॉटिश चॉसरियंस क्या करते हैं? जस्ट हैव डिनर डेली, जस्ट जे फॉर जेम्स, हैव एच फॉर हैंडरसन, डिनर डी फॉर डनवर एंड डेली फॉर डगलस। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें याद कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं ये, जो कि काफ़ी फेमस है कि विच स्कॉटिश चॉसरियन यूज द टर्म ओरिएट डिक्शन extensively to describe his own elevated Latinate style of writing. तो that is विलियम डनबर। अब इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है कि डनबर इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द ओरिएट स्टाइल। ये विलियम डनबर ही ओरिएट स्टाइल से ज़्यादातर जोड़े जाते हैं, उसको हम गिल्डेड या गोल्डन लैंग्वेज भी कहते हैं। अब ये किस प्रकार की लैंग्वेज थी? ये थी तो इंग्लिश ही, बट हैविली बोरोइंग फ्रॉम लैटिन एंड फ्रेंच। अच्छा, उस समय जो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज थी वो एक्चुअली कॉमन पीपल्स की लैंग्वेज थी। ठीक है, और जो कोर्ट वगैरह था, कोर्ट एंड जो काफ़ी इलीट क्लास के पीपल्स थे, लोग थे, वो ज़्यादातर लैटिन एंड फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे। तो इन्होंने ऐसी लैंग्वेज यूज तो इंग्लिश ही किया था, बट उसमें लैटिन और फ्रेंच से ली गई वर्ड्स ज़्यादा थे, टू मेक द स्कॉट्स डायलेक्ट साउंड हाई एंड कोर्टली। हाई का मतलब होता है कि लुक मोर इलीट,
और कोर्टली हम सबको पता है कि उसमें कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, फ्रेंच एंड लैटिन, स्पेशली इन पोएम्स लाइक द गोल्डन टार्च। और विशेष रूप से किस में उन्होंने ये स्टाइल ऑफ लैंग्वेज यूज की थी, द गोल्डन टार्च। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। ओके, सो बाय बाय।